नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पावर प्लांट अड्डा पे। तो आज फिर से हम लेके आए आप लोगों के लिए पावर प्लांट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि अक्सर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। ओके, तो डिस्कस करेंगे उनके बारे में, कौन कौन से क्वेश्चंस हैं हमारे पास। तो बिना किसी देर के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। करते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड फ्रिक्वेंसी यूजुअली यूज फॉर इलेक्ट्रिक सप्लाई। क्या बोल रहा है कि जो स्टैंडर्ड फ्रिक्वेंसी होती है इलेक्ट्रिक सप्लाई की, ठीक ना, इंडिया में वो कितनी होती है? तो वो होती है हमारी इंडिया में 50 हर्ट्ज, ठीक ना। कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। अगर आप बाहर जाते हैं जैसे कि यूएस वगैरह में, वहाँ पे 60 हर्ट्ज यूज़ करते हैं, बट इंडिया में 50 हर्ट्ज होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बाई विच मेथड केमिकल कंपोजिशन ऑफ कोल इज एनालिसिस। दैट मीन्स कि जो हमारे कोल में जो भी केमिकल्स हैं उनका एनालिसिस हम किस मेथड से करते हैं। तो आपको पता होगा दो एनालिसिस होता है हमारा कोल का, एक अल्टीमेट और एक प्रॉक्सिमेट और एक अल्टीमेट, ठीक ना। तो जो हम आपका इसका कोल का जो एनालिसिस करते हैं वो हम प्रॉक्सिमेट एनालिसिस से करते हैं। किससे करते हैं? प्रॉक्सिमेट एनालिसिस, ठीक ना। प्रॉक्सिमेट एनालिसिस से क्या करते हैं हम, जो कितना केमिकल कंपोजिशन है, कितना कार्बन है, कितना फिक्स कार्बन है, कितना एस है, ठीक ना, ये सब हम किससे करते हैं? प्रॉक्सिमेट एनालिसिस से। और जो हमारा अल्टीमेट होता है, अल्टीमेट एनालिसिस, ठीक है, इससे हम पता कर पाते हैं कितना जीसीवी है, ठीक ना, कितनी हीट एनर्जी है। ओके, तो केमिकल कंपोजिशन हम किससे पता करते हैं? प्रॉक्सिमेट एनालिसिस से। और अल्टीमेट एनालिसिस हम क्या करते हैं? जीसीवी एंड हीट वगैरह कितना है कोल में। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, विच कोल विल हैव हाइजेस्ट एस कंटेंट। जो आपको पता होगा कि हमारे 3-4 टाइप्स के कोल होते हैं, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, ठीक ना। तो इसमें से पूछ रही है किस में सबसे ज़्यादा आपका एस होता है। तो जो सबसे ज़्यादा एस होता है वो लिग्नाइट में होता है, ठीक। किस में होता है? लिग्नाइट में हमारा सबसे ज़्यादा एस की क्वांटिटी होती है। ओके, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज सूट इन बॉयलर। क्या बोल रहा है कि सूट क्या होता है बॉयलर में। तो सूट जनरली एज जो हमारा डिपॉजिट हो जाता है ना, जो भी हमारे हीटिंग सरफेस, लाइक आपका सूट ब्लोअर हो गया, इकोनोमाइजर हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, सूट डिपॉजिट हो जाता है। दैट मीन्स कि जो एस के पार्टिकल्स है वो डिपॉजिट हो जाते हैं और क्या करते हैं, हीट ट्रांसफर को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, ठीक ना। दैट्स वाई इनको हम रिमूव करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? सूट ब्लोअर, ठीक ना। तो सूट क्या होता है, एस के पार्टिकल्स होते हैं जो हमारे हीटिंग सरफेस पर डिपॉजिट हो जाते हैं। ओके, तो ये तो बात कर ली हमने सूट के बारे में। और नेक्स्ट बोल रहा है, इन थर्मल पावर प्लांट कूलिंग टावर इज यूज फॉर। तो आई थिंक ये सबको पता होगा कि कूलिंग टावर का यूज़ हम क्यों करते हैं। जो भी हमारा इक्विपमेंट्स की कूलिंग के लिए हम ऑक्सिलरी वाटर यूज़ करते हैं ना, उस वाटर को कूल करने के लिए हम कूलिंग टावर का यूज़ करते हैं, ठीक ना। लाइक अगर हम कंडेंसर है हमारे पास, ठीक ना, अल्टरनेटर है, ठीक ना, अल्टरनेटर और बीएफपी है, ठीक ना। तो इन सब को कूलिंग के लिए, इनकी बेयरिंग कूलिंग के लिए क्या हम ऑक्सिलरी वाटर यूज़ करते हैं, ठीक ना। तो उस वाटर को कूल करने के लिए हम क्या करते हैं? कूलिंग टावर यूज़ करते हैं, ठीक ना। कई जगह पे इन इक्विपमेंट्स को कूल करने के लिए डीएम वाटर यूज़ करते हैं, और डीएम वाटर को कूल करने के लिए हम क्या करते हैं? ऑक्सिलरी वाटर यूज़ करते हैं। उस ऑक्सिलरी वाटर को किससे हम? कूलिंग वाटर से कूल करते हैं। ओके, तो ये तो बात की हमने कूलिंग टावर की। नेक्स्ट है जीसीबी ऑफ डीजल ऑयल। जो हमारा एलडीओ बोल सकते हैं, फिर डीजल ऑयल बोल सकते हैं, तो उसका जीसीबी कितना होता है? तो इसका जो जीसीबी होता है वो अराउंड 10,000 किलो कैलोरी पर केजी होता है, ठीक ना। कितना होता है? 10,000 किलो कैलोरी पर केजी। ओके, नेक्स्ट है, इन बॉयलर हीट फ्रॉम फ्लू गैस रिकवर्ड इन। क्या बोल रहा है कि जो हमारा बॉयलर होता है ना, बॉयलर में जो फ्लू गैस निकलती है, फ्लू गैस हीट हम कहाँ पे रिकवर करते हैं, ठीक ना। तो दैट मीन्स कि फ्लू गैस से हम हीट कहाँ रिकवर करते हैं? एक तो इकोनोमाइजर में करते हैं, दूसरा एपीएच में भी कर लेते हैं हम एयर को गर्म करने के लिए, ठीक ना। तो कहाँ कहाँ हीट हम रिकवर कर रहे हैं? एक तो एपीएच में, एक इकोनोमाइजर में, ठीक ना। कहाँ कहाँ करते हैं? एपीएच में हम एयर को हीट कर लेते हैं फ्लू गैस से, और इकोनोमाइजर में हम जो फीड वाटर दे रहे हैं उसको प्रीहीट कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा, रोटामीटर इज यूज फॉर। रोटामीटर का यूज क्यों करते हैं हम, ठीक ना। तो रोटामीटर का यूज जनरली हम फ्लो को मेजर करने के लिए करते हैं। ओके, किसको मेजर करने के लिए? फ्लो को मेजर करने के लिए रोटामीटर का यूज हम फ्लो मेजर करने के लिए करते हैं। ओके, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन थर्मल पावर प्लांट वाटर इज यूज फॉर कूलिंग पर्पज इन। क्या बोल रहा है कि जो हमारा थर्मल पावर प्लांट है उसमें हम वाटर का कूलिंग पर्पज के लिए कहाँ पे यूज करते हैं? ओके, तो 2-3 जगह है। एक तो आपका कंडेंसर है, ठीक है। कंडेंसर में हम क्या करते हैं, जो हमारा एग्जॉस्ट स्टीम आता है उसको कंडेंस करने के लिए यूज करते हैं, ठीक ना। और दूसरा, अगर बॉयलर साइड में आएंगे तो यहाँ पे आपका जो इकोनोमाइजर होता है, इकोनोमाइजर में अगर देखेंगे तो जो हमारा इकोनोमाइजर के ट्यूब्स का कूलिंग का जो मीडिया है वो हमारा वाटर ही है, ठीक ना। क्यों? क्योंकि
अगर आपका मान लीजिए कि जो हम फीड वाटर दे रहे हैं वो सप्लाई करना बंद कर दें, तो क्या होगा, फ्लू गैस तो आ रही है, फ्लू गैस क्या करेगी, आपके ट्यूब्स को पंक्चर कर देगी, ठीक ना। तो क्या होता है कि जो हमारी फ्लू गैस आती है, फ्लू गैस का हीट क्या होता है, वाटर को ट्रांसफर हो जाता है, फीड वाटर को ट्रांसफर हो जाता है, और फ्लू गैस अपना हीट फीड वाटर को ट्रांसफर करके आगे निकल जाते हैं, ठीक ना। तो ऐसे देखें तो आपका एक तो कंडेंसर है और दूसरा इकोनोमाइजर है, ओके, जहाँ पे हम बोल सकते हैं कि वाटर का यूज किया जाता है कूलिंग पर्पज के लिए। वैसे जो बेस्ट आंसर होगा वो कंडेंसर ही होगा, ओके। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विद इन द बॉयलर टेम्परेचर ऑफ स्टीम इज हायर इन, तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर बॉयलर में कहाँ होता है, ऑब्वियस बात है सुपर हीटर में ही होता है, ओके। कहाँ होता है, सुपर हीटर में। नेक्स्ट है व्हाट इज हाइड्रोलिक सील ऑफ फर्नेस। क्या बोल रहा है कि फर्नेस का हाइड्रोलिक सील क्या होता है, ओके। तो हाइड्रोलिक सील मैं बताता हूँ, इसको एक ट्रफ सील भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रफ सील, ओके। ये जनरली आपको बड़े प्लांट में दिखेगा, छोटे प्लांट में जो कैप्टिव यूनिट होते हैं उनमें देखने को नहीं मिलेगा। क्या होता है ये मैं बताता हूँ। जो हमारा बॉयलर होता है वो मान लीजिए कुछ ऐसा डिजाइन होता है, ओके। इसमें आपका नेगेटिव प्रेशर होता है जितना भी हो -5, चलिए मान लेते हैं -5, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे ये ओपनिंग रहती है, ठीक है। जो बड़े प्लांट में आप देखेंगे तो ये नीचे ओपनिंग रहती है और नीचे ही हमारा ऐसा एक वो रहता है, ऐसे शेप का रहता है, इसमें वाटर फील्ड रहता है आपका, ठीक ना, वाटर फील्ड रहता है। और ये वाला जो फर्नेस का पार्ट है ये यहाँ नीचे डूबा रहता है, ठीक ना, इसमें। तो ये क्या प्रिवेंट करता है, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए नेगेटिव प्रेशर, फर्नेस के अंदर तो नेगेटिव प्रेशर है, ओके। अगर मान लीजिए हम इसकी सीलिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा कि आईडी आपका यहाँ से सक करेगा एयर, ठीक ना, एटमॉस्फेरिक एयर सक करेगा। दैट्स वे क्या करते हैं, हम सीलिंग प्रोवाइड करवाते हैं और इसको हम ट्रफ सील भी बोलते हैं। और जब हमारा बॉयलर लाइट अप होता है उस टाइम पे क्या होता है कि ये जो है आपका इसको एक्सपेंशन की भी दिया, क्योंकि जो बड़े यूनिट है, जो बड़े बॉयलर है वो हमारे टॉप सपोर्टेड होते हैं, ठीक ना। कैसे होते हैं, टॉप सपोर्टेड होते हैं, ठीक ना। तो टॉप सपोर्टेड अगर बॉयलर है तो वो कहाँ, बॉटम की साइड एक्सपेंड करेगा, ठीक ना। अगर बॉटम सपोर्टेड तो टॉप की साइड एक्सपेंड करेगा। तो ये क्या होता है कि टॉप सपोर्टेड रहता है तो दैट मीन्स कि ये बॉटम की साइड एक्सपेंड करेगा, तो इसलिए एक्सपेंशन भी इसमें हो जाता है, ठीक ना। अराउंड 120 mm के करीब एक्सपेंशन होता है, जहाँ तक मेरे को पता है कितना होता है, 120 mm, ओके। तो ट्रफ सील यही होता है, हमारा नीचे सीलिंग के लिए दिया रहता है। तो सीलिंग क्यों करते हैं, ताकि हमारा एटमॉस्फेरिक एयर इनग्रेस ना करे, ठीक ना। अगर इसमें वाटर कम हो जाएगा तो आपका एयर इनग्रेस करेगा, आपके आईडी पे लोडिंग बढ़ने लगेगी, ओके। तो इसलिए हम क्या करते हैं, सीलिंग प्रोवाइड करवाते हैं फर्नेस के नीचे, ओके। वाई स्कैनर एयर फैन यूज इन बॉयलर, ठीक ना। स्कैनर एयर फैन यूज क्यों करते हैं, तो स्कैनर एयर फैन भी आपको बड़े प्लांट में मिलेगा। क्या होता है कि जो हमारा, आपको अगर पता होगा तो बड़े प्लांट में जो हमारा वो होता है फ्लेम स्कैनर होता है, क्या होता है, फ्लेम स्कैनर, ठीक ना। तो फ्लेम स्कैनर क्या करता है, जो हमारी फर्नेस में आग जल रही है, जो फ्लेम जल रहा है, ठीक ना, उसको सेंस करता है, ठीक ना। जो भी हमारा बर्नर वो है इग्नाइट हो रखा है, जो भी बर्नर हमने सर्विस में ले रखा है, तो वो बताता है कि फ्लेम की इंटेंसिटी कितनी, जो बर्नर हमारा सर्विस में है उसकी इंटेंसिटी कितनी है, ओके। तो ये जो फ्लेम स्कैनर होता है एक तरह से कैमरा होता है, ओके। तो अगर इसको हम कूलिंग नहीं करेंगे तो क्या होता है, फर्नेस के अंदर तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, ठीक ना, 1000-1200 डिग्री टेम्परेचर रहता है। तो इस जो फ्लेम स्कैनर है उसकी कूलिंग के लिए क्या करते हैं, हम एक फैन लगाते हैं, ठीक है ना, स्कैनर एयर फैन लगाते हैं, उससे हम इसकी कूलिंग करते हैं। अगर कूलिंग नहीं करेंगे तो ये जल जाएगा, ओके। तो जो हमारा स्कैनर एयर फैन होता है इसका सक्शन कई बार हम एफडी का डिस्चार्ज से ले लेते हैं या फिर एटमॉस्फेयर से लेते हैं, ओके। तो इसलिए हम फ्लेम स्कैनर यूज़ करते हैं, स्कैनर एयर फैन किसके लिए यूज़ करते हैं, फ्लेम स्कैनर की कूलिंग के लिए, ओके। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज बर्नर टिल्ट मैकेनिज्म। बर्नर टिल्ट मैकेनिज्म क्या होता है, ठीक ना। तो जो हमारा बड़े यूनिट में अगर देखेंगे तो जैसे कि जो कॉर्नर फायर होते हैं हमारे, ओके, ये मान लीजिए हमारे बर्नर है, ठीक ना। तो जो हमारे बर्नर होते हैं इनको आप -15 और +15 अप एंड डाउन कर सकते हैं, ठीक ना। अप एंड डाउन मतलब टिल्ट कर सकते हैं, ठीक ना। जैसे कि इस एलिवेशन पे है, इसको -15 डिग्री आप नीचे भी कर सकते हैं और -15 डिग्री +15 डिग्री आप इसको टुवर्ड्स मतलब ऊपर भी मूव कर सकता है, ठीक ना। तो ये बर्नर टिल्ट क्यों दिया होता है, जैसे मान लीजिए कि हमारा सुपर हीटर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उस कंडीशन में भी आप इसको बर्नर को अगर आप नीचे टिल्ट कर दें, क्योंकि जो आपका सुपर हीटर है वो तो ऊपर लगा हुआ, ठीक है। तो अगर आप बर्नर को नीचे टिल्ट कर देंगे तो क्या होगा, आपकी सारी फ्लेम नीचे जाएगी, तो आपका सुपर हीटर का टेम्परेचर कंट्रोल में आ जाएगा, ठीक ना। और एक क्या होता है कि जब हम बॉयलर लाइट अप करते हैं उस टाइम पे क्या होता है कि अक्सर हमारा रीहीटर का टेम्परेचर बढ़ता है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, बर्नर को थोड़ा टिल्ट करके रखते हैं ताकि जो रीहीटर का टेम्परेचर है वो ज़्यादा नहीं बढ़े, ओके। तो ये तो बात होती है, ये तो बात कर ली हमने बर्नर टिल्ट मैकेनिज्म की, ओके। जो नॉर्मली प्रोविजन होता है इसमें -15 to
प्लस 15 डिग्री तक का रहता है मूवमेंट का, ठीक ना, -15 नीचे और +15 ऊपर। ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि वॉइस सीलिंग एयर इज प्रोवाइडेड इन कोल मिल। जो हम सीलिंग एयर देते हैं कोल मिल में, कोल पल्वराइजर में, जहाँ पे हम कोल को पल्वराइज करते हैं, तो उसमें हम सीलिंग एयर क्यों देते हैं? तो क्या होता है कि जो हमारा कोल पल्वराइजर है, कोल पल्वराइजर के इनसाइड में जो बेरिंग्स होती हैं, तो अगर हम उसको सीलिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा, जो हमारा कोल का डस्ट पार्टिकल्स है वो बेरिंग में जाके बैठेगा, बेरिंग को चोक कर देगा, ठीक ना। तो हमें बेरिंग को रिप्लेस करना पड़ जाएगा, फिर बेरिंग डैमेज हो जाएगी। तो इसलिए क्या होता है कि जो हमारा मिल है, कोल पल्वराइजर है, उसमें हम सीलिंग एयर प्रोवाइड करवाते हैं ताकि जो हमारा कोल के डस्ट पार्टिकल्स हैं वो बेरिंग में ना आए, ठीक ना, ताकि बेरिंग हमारा सेफ रहे। अगर उसको विदाउट सीलिंग छोड़ देंगे तो क्या होगा, सारे डस्ट पार्टिकल्स हमारे बेरिंग पे आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो हमारा बेरिंग है, बेरिंग तो हमें ग्रीसिंग रहता है, पूरा लुब्रिकेट रहता है। ओके, तो अगर आप लुब्रिकेट जगह पे जो हमारा डस्ट है बहुत ज़्यादा चिपकता है, ठीक ना, तो दैट्स वाई हम बेरिंग को सेव करने के लिए क्या करते हैं, हम सीलिंग एयर प्रोवाइड करवाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी बाउल्स आर देयर इन बाउल मिल। तो जो हमारा बाउल मिल होता है, बाउल मिल में हमारे 3 बाउल्स होते हैं। जैसे ये हो गया हमारा, एक इधर से रहता है, एक इधर से रहता है और एक ये बीच में रहता है, ठीक ना। कितने बॉल्स रहते हैं? 3 बॉल्स रहते हैं। ओके, नहीं बीच से ये नहीं रहता, तीनों साइड साइड से रहते हैं। ओके, तो 3 बॉल्स रहते हैं। ओके, बॉल मिल में। और नेक्स्ट है वाई एयर मोटर इज गिवन इन रीजनरेटिव एयर प्रीहीटर। तो जो हमारा रीजनरेटिव एयर प्रीहीटर होता है वो कैसा होता है, रोटरी टाइप का होता है, ठीक ना। एक तो आपने देखा वो ट्यूबुलर, और ये हमारा रोटरी होता है जो कि बड़े यूनिट में यूज़ किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि हीटिंग एलिमेंट्स लगे रहते हैं। तो अगर मान लीजिए जब ब्लैकआउट सिचुएशन होगा तो जो इसको रोटरी के लिए जो हमारा इलेक्ट्रिक मोटर होता है वो अगर ब्लैकआउट होगा तो वो तो बंद हो जाएगा, ठीक ना। तो उस कंडीशन में क्या होता है, अगर ब्लैकआउट हुआ तो जो हमारा फ्लू गैस का टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा रहता है, अगर हम इसको रोटेट नहीं करवाएंगे तो जो उसका हीटिंग एलिमेंट है वो क्या होगा, डैमेज हो जाएगा, ठीक ना। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको सेफ रखने के लिए, क्योंकि अगर मान लीजिए कि उसको रोटेट नहीं करवाएंगे तो क्या होगा, वो तो हीटिंग एलिमेंट को डैमेज कर देगा एक ही जगह पे खड़े खड़े, क्योंकि फ्लू गैस कंटिन्यू पास होगी, फ्लू गैस का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहेगा, वो उसको डैमेज कर देगा। तो इसलिए क्या करते हैं हम कि वहाँ पे एक एयर से चलने वाला मोटर देते हैं, ठीक ना। क्योंकि जो एयर से चलने वाला मोटर हम इसलिए देते हैं क्योंकि जब ब्लैकआउट होगा तो उस एयर से चलने वाले मोटर से हम जो अपना RAPH है उसको हम रोटेट कर सकें, ठीक ना। तो इसके लिए हमारा एक एयर रिसीवर टैंक भी होता है, एयर रिसीवर टैंक होता है जो कि हमारा APH के आपको नीचे दिखेगा। अगर आप बड़े प्लांट में वर्क करो तो वहाँ पर देखोगे तो वो APH के नीचे रहेगा। इसका जो प्रेशर रहता है 7 to 8 kg मेंटेन करते हैं हम। ओके, और इस एयर मोटर की हेल्प से जो हमारा RAPH है उसको अराउंड 20 to 30 मिनट्स हम रोटेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज स्कैफ। स्कैफ क्या होता है? तो स्कैफ का सबसे पहले फुल फॉर्म बताता हूँ मैं आपको, स्टीम कॉइल एयर प्रीहीटर, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है, देखिए जब हम यूनिट लाइट अप करते हैं तो यूनिट लाइट अप करते हैं तो उस समय क्या होता है कि यूनिट लाइट अप कर रहे हैं तो उस समय क्या होगा कि हमारा जो फ्लू गैस का टेम्परेचर उतना ज़्यादा नहीं होगा। और हमें ये भी पता है कि अगर बॉयलर में फ्लू गैस का टेम्परेचर अगर 120 से नीचे आया तो क्या होगा, सल्फर डिपोजिशन होना फिक्स है, ठीक ना। तो क्या होता है कि जब हमारा फ्लू गैस है APH से होके निकलता है, ठीक ना, और आपका जो FD का जो सेकेंडरी एयर है वो भी APH से होके निकलता है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा फ्लू गैस का टेम्परेचर ऑलरेडी कम है, ठीक ना, और FD तो आपका एटमॉस्फेरिक एयर सक करके वापस फर्नेस में भेज रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम डायरेक्टली FD के एयर को APH में भेज देंगे तो क्या होगा, ये क्या करेगा, जितनी भी हीट बची हुई थी आपका जो फ्लू गैस का टेम्परेचर वो ऑलरेडी कम है, तो जो कुछ भी हीट थी वो FD का एयर ले लेगा यहाँ से, और यहाँ पे जो आपका फ्लू गैस का टेम्परेचर है वो बिलो 120 आ जाएगा, ठीक ना। जो कि बहुत ही मतलब वो क्या करेगा, यहाँ पे सल्फर डिपोजिशन करेगा APH में, जो कि सही नहीं है, ठीक ना। इसलिए क्या करते हैं हम, जब लाइट अप के टाइम पे यहाँ पे हम स्कैफ लगाते हैं, ठीक ना, स्कैफ लगाते हैं। स्कैफ क्या करता है, स्कैफ में हम ऑक्सिलरी स्टीम देते हैं, वो क्या करता है हमारे FD के एयर को हीट कर देता है, ठीक ना, FD के एयर को हीट कर देता है। तो जैसे ही हमारा FD का एयर APH में जाता है वो फ्लू गैस से हीट नहीं लेता है। क्यों? क्योंकि आपका जो हीट ट्रांसफर होता है वो हाई से लो में होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, जो आपका FD का एयर है उसका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है फ्लू गैस से, तो क्या करता है, हीट ट्रांसफर यहाँ पे नहीं होता है, और यहाँ पे जो हमारा फ्लू गैस का टेम्परेचर है 120 डिग्री से नीचे नहीं आ पाता है, जिससे हम सल्फर डिपोजिशन होने से अपने APH को बचा लेते हैं। ओके, तो ये तो बात की हमने स्कैफ के बारे में।
नेक्स्ट है वाई टरबाइन केसिंग इज इंसुलेटेड। तो टरबाइन केसिंग का इंसुलेशन हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा हीट लॉस ना हो, ठीक ना। क्योंकि जो हम स्टीम दे रहे हैं टरबाइन में वर्कआउट करने के लिए या फिर जो कुछ भी एनर्जी एक्सट्रैक्ट करने के लिए, अगर हम टरबाइन की सीलिंग नहीं करेंगे, इंसुलेशन नहीं करेंगे, तो क्या होगा, हीट लॉस होता रहेगा, ठीक ना, रेडिएशन से। नेक्स्ट है व्हाट मीन बाय पीआरडीएस। तो पीआरडीएस क्या होता है, प्रेशर रेगुलेटिंग डी सुपर हीटिंग, ठीक ना। पीआरडीएस क्या होता है, प्रेशर रेगुलेटिंग डी सुपर हीटिंग। ओके, तो पीआरडीएस का यूज़ हम किस लिए करते हैं, जहाँ कहीं भी हम जैसे कि एक हम स्टेशन बना देते हैं प्रेशर रिड्यूसिंग, जहाँ पे हमारा कम प्रेशर और कम प्रेशर का जो स्टीम है वो वहाँ पे मिलेगा, वहाँ से हम जितनी भी ऑक्सिलरी स्टीम चाहिए हम वहाँ पे पीआरडीएस की हेल्प से देते हैं, ठीक ना। तो ये तो हो गया पीआरडीएस। नेक्स्ट है वाई डिरेटर इज इंस्टॉल्ड एट हाइट। जो हम डिरेटर का इंस्टॉलेशन करते हैं वो आपने देखा होगा सारे प्लांट में हाइट पे ही रहता है। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि अगर हम नीचे इंस्टॉल करेंगे तो हमें जो हमारे फीड पंप को एनपीएस चाहिए, ठीक ना, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड, वो नहीं मिल पाएगा, ठीक ना। तो नेट पॉजिटिव सक्शन हेड के लिए हम क्या करते हैं, डिरेटर को एक सर्टेन हाइट पे हम इंस्टॉल करते हैं। और एक चीज़ और, आपका जो अगर 10 मीटर का हाइट है तो उसमें आपको 1 kg का प्रेशर मिलेगा, ठीक ना। 10 मीटर के हाइट पे 1 kg का प्रेशर मिलेगा। अगर मान लीजिए आपका जो डिरेटर है वो अगर मान लीजिए 15 मीटर के हाइट पे इंस्टॉल किया हुआ है, तो अगर उसका अगर हेड देखेंगे आप तो कितना होगा, वो 1.5 kg होगा, ठीक ना। और उसका अगर मान लीजिए 1.5 kg, तो ये हेड हो गया, डिस्टेंस है मतलब 15 मीटर की हाइट के लिए। और अगर मान लीजिए डिरेटर के अंदर का प्रेशर आपका 2 kg है, तो 1.5 kg प्लस 2 kg, ठीक ना, कितना हो जाएगा, 2 1 3 3.5 kg का पूरा हेड हो जाएगा आपका, ठीक ना। अगर सक्शन प्रेशर देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3.5 kg हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है ड्रा फ्लू गैस पाथ। फ्लू गैस पाथ ड्रॉ करना है आपको, तो मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको फ्लू गैस पाथ कैसा होता है। ये हमारा बॉयलर है, बॉयलर से फ्लू गैस निकला, इकोनोमाइजर में गया, इकोनोमाइजर से ये हमारा एपीएच, एपीएच से हमारा आपका ईएसपी, ठीक, ईएसपी से हमारी 2 आईडी फैन आ गए, ठीक ना। आईडी फैन से ये हमारा आ गया चिमनी, ठीक है। ये बॉयलर हमारा, बॉयलर से इकोनोमाइजर, इकोनोमाइजर से एपीएच, एपीएच से कहाँ गया ईएसपी, ईएसपी से हमारे आ गया आईडी, आईडी से हमारा चिमनी, ठीक ना। ये हो गया हमारा फ्लू गैस पाथ। ओके, बॉयलर, इकोनोमाइजर, इकोनोमाइजर से एपीएच, एपीएच से ईएसपी, ईएसपी से आईडी फैन, आईडी फैन से चिमनी। ओके, तो ये था दोस्तों आज का वीडियो, जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए थे, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और कोई भी क्वेश्चन अगर आपको समझ में ना आए हो तो कमेंट करके जरूर पूछें।